चलिए स्टार्ट करते हैं। चालक किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, चालक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, इसका उत्तर है वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इसका उदाहरण है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। ये सब क्या होते हैं? चालक होते हैं, अर्थात विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं जिनसे विद्युत गुजारी जा सके। इसी में ही आता है अचालक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती अचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं न के बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए रबर, प्लास्टिक, कांच आदि। अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें सामान्य परिस्थितियों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती परंतु तापमान बढ़ाने या अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है और इनमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये सब क्या हैं? अर्धचालक हैं। डायोड भी अर्धचालक का ही उदाहरण है। प्रश्न 2, व्यतिकरण तथा विवर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है व्यतिकरण जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप बनी परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से भिन्न होता है। तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम अथवा शून्य होती है। इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, समपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विवर्तन जब तरंगे किसी संकीर्ण छिद्र नैरो ओपनिंग में से होकर गुजरती है अथवा उनके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो वे छिद्र अथवा अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। संकीर्ण छिद्रों अथवा अवरोधों के किनारों पर तरंगों के मुड़ जाने की घटना को ही तरंगों का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन तरंग गति का ही एक अभिलाक्षणिक गुण है। प्रश्न 3, परावर्तन तथा अपवर्तन किसे कहते हैं? तो परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन, अर्थात प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। किरण का अपने पथ से विचलित हो जाना ही अपवर्तन कहलाता है। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसे। प्रश्न 4, स्नेल का नियम क्या होता है? तो इसका आंसर है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है। इस नियतांक को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात n बराबर sin I बटे sin R। यही स्नेल का नियम है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसे बनाने के लिए ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 सिरे या टर्मिनल होते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे सर्किट से जोड़ने में किया जाता है। ये 3 टर्मिनल बेस, कलेक्टर और एमीटर हैं। मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन अर्थात नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पीएनपी अर्थात पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये ट्रांजिस्टरों की फुल फॉर्म होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें पी प्रकार के पदार्थ की परत को 2 एन प्रकार की परतों के बीच में लगाया जाता है। यानी अगर किसी ट्रांजिस्टर का पी सिरा बीच में है तो वह एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल के जरिए कलेक्टर से एमीटर की ओर बहते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें एन प्रकार के पदार्थ की परत को 2 प्रकार की परतों के बीच में लगाया जाता है।
यानी अगर किसी ट्रांजिस्टर का n सिरा बीच में है तो वह पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। इस ट्रांजिस्टर में बेस से निकला हुआ कम मात्रा का करंट एमीटर और कलेक्टर करंट को नियंत्रित करने का काम करता है। प्रश्न 6, संधारित्र तथा पोलराइड किसे कहते हैं? इसका उत्तर है संधारित्र। संधारित्र को कैपेसिटर बोलते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन एडजस्टमेंट है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित एक्यूमुलेटेड की जा सकती है। दूसरे शब्दों में संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। पोलराइड यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, अतः समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यह सबसे बेहतरीन पदार्थ या विधि है। प्रश्न 7, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक संचारण एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु के रूप में भेजी जाती है। ऑप्टिकल फाइबर केवल एक बहुत ही पतली कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिसमें हम लाइट का उपयोग करके डाटा का ट्रांसफ़र बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर में बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल होता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, दुनिया में सबसे तेज़ प्रकाश की गति है। ऑप्टिकल फाइबर केवल में इसी गति से लगभग डाटा का ट्रांसफ़र होता है। पूरी दुनिया में तेज़ इंटरनेट चलने का कारण ऑप्टिकल फाइबर ही है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या हैं? फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए गए हैं। फैराडे का प्रथम नियम फैराडेज फर्स्ट लॉ है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर चालक में प्रेरित ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स केवल तभी तक उत्पन्न रहता है जब तक चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। फैराडे का द्वितीय नियम फैराडेज सेकंड लॉ। चालक में उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न 9, ओम का नियम क्या होता है? ओम्स लॉ के अनुसार यदि ताप, लंबाई आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाती हैं तो किसी प्रतिरोधक या अन्य ओमीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात बी अनुक्रमानुपाती बी बराबर IR। यही ओम का नियम है। किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिए। पहला नियम है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात समेशन I बराबर 0। हम प्रथम नियम को किरचॉफ का धारा नियम किरचॉफ्स करंट लॉ KCL भी कहते हैं। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे पास का नियम अथवा बोल्ट्जमान का नियम भी कहते हैं। प्रश्न 11, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर की फुल फॉर्म है। मेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? मेजर का फुल फॉर्म माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। कूलाम का नियम क्या है? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 F अनुक्रमानुपाती 1/r²। अपवर्तन के नियम लिखो। प्रश्न 14, अपवर्तन के नियम लिखो। तो अपवर्तन का नियम, पहला नियम,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n1 अथवा n21 से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I बटे sin R बराबर नियतांक n21 2n1। अनुदैर्ध्य तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? प्रश्न 15, अनुदैर्ध्य तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। प्रश्न 16, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ बोलते हैं इसे। जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक दोलन या कंपन होने में जितनी दूरी कण तय करता है उस दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या एक दोलन में कण द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। प्रश्न 17, आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कण द्वारा कंपन या तरंग दैर्ध्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी तरंग में कण एक सेकंड में 60 कंपन कर या दोलन करते हैं तो उस तरंग की आवृत्ति 60 होगी। आवर्तकाल किसे कहते हैं? प्रश्न 18 है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल टाइम पीरियड किसी तरंग द्वारा एक तरंग दैर्ध्य की दूरी तय करने में जितना समय लेती है उस समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। अर्थात तरंग द्वारा एक तरंग दैर्ध्य की दूरी को तय करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। प्रश्न 19, आयाम किसे कहते हैं? आयाम बोलते हैं एम्पलीट्यूड को, अर्थात तरंग के किसी कण द्वारा इसकी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। प्रश्न 20, प्रतिध्वनि जिसे इक्को बोलते हैं, इक्को किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि को इक्को कहते हैं जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे प्रतिध्वनि इक्को कहते हैं। वस्तुतः यह ध्वनि परावर्तन का परिणाम है जो कुछ देर बाद स्रोत के पास वापस पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए कुएं में आवाज़ लगाने पर अपनी ही आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ती है। प्रश्न 21, अनुनाद किसे कहते हैं? भौतिकी में बहुत से तंत्रों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे कुछ आवृत्तियों पर बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन करते हैं। इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं। अनुरणन किसे कहते हैं? किसी बड़े होल में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध होती है और ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती, इसे ही अनुरणन कहते हैं। जब एक बड़े हॉल में भाषण या कोई संगीत आदि का प्रोग्राम चल रहा होता है तो दीवारों से ध्वनि का बारंबार परावर्तन होने लगता है। इसके कारण बहुत इक्को या बहुत प्रतिध्वनि पैदा होती है। मूल ध्वनि की यह बहुत प्रतिध्वनि मूल ध्वनि को स्पष्ट सुनने में बाधा उत्पन्न करती है। इस घटना को अनुरणन कहते हैं। प्रश्न 23, तारत्व किसे कहते हैं? तारत्व पिच कहलाती है। ध्वनि का वह गुण जो इसकी तीक्ष्ण अर्थात पतली और मोटी ध्वनि में अंतर स्पष्ट कर सके तारत्व कहलाता है। जिस ध्वनि का तारत्व ऊंचा होता है वह ध्वनि पतली और उच्च आवृत्ति की होती है। जिस ध्वनि का तारत्व निम्न होता है वह ध्वनि मोटी और निम्न आवृत्ति की होती है। यही कारण है कि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है और महिलाओं की आवाज़ सुनने में अधिक प्रिय लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।